एक बार की बात है, दो बहनें थीं। एक का नाम रूबी था और वो बहुत सुंदर थी, जबकि छोटी का नाम पैगी था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। रूबी की माँ की मृत्यु हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, और जिस रात उसकी मृत्यु हुई थी, एक पीली गाय रूबी के साथ रहने आई थी। रूबी ने हमेशा महसूस किया कि वो विशेष थी और गाय उसे बहुत प्रेम करती। रूबी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और पैगी दूसरी पत्नी की बेटी थी। वो बहुत बिगड़ैल थी। एक दिन सौतेली माँ पैगी को लेकर मेले में गई। रूबी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ ने कहा, मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगी अगर तुम भांग को सही कर दोगी। रूबी बहुत दुखी हो गई और उसकी बात सुनकर फसल के ढेर के सामने बैठ गई। बहुत देर तक उसने आधा ही कार्य किया। आंसू बहाते हुए वो उसे पीली गाय के पास ले गई और गाय ने उसके आंसुओं को देखा और पहुंचा और फिर बड़े ही आराम से फसल के टुकड़े कर दिए। और फिर रूबी ने भांग अपनी सौतेली माँ को दे दी। माँ, ये रही फसल, अब क्या मैं कल मेले में जाऊं? लेकिन जब अगला दिन आया तो माँ ने फिर उसे कहकर ले जाने से मना कर दिया। तुम तभी जा सकती हो जब तुम फसल से बीजों को अलग कर दो। बेचारी लड़की बीजों को फिर से बांटने के लिए बैठ गई। ये काम बहुत थकाऊ था और उसकी आंखों में भी दर्द होने लगा। वो फिर से अपनी पीली गाय के पास गई और फिर बीज और फलियां जल्दी जल्दी अलग हो गईं और वो सौतेली माँ के पास बीज ले आई। तुम्हारी मदद किसने की? रूबी को ये मानना पड़ा कि पीली गाय ने उसकी मदद की थी, इसीलिए गुस्से में सौतेली माँ ने गाय को मार डाला। रूबी बहुत दुखी हुई और उसने उसकी हड्डियों को एक बर्तन में रख दिया। एक शाम जब सौतेली माँ पैगी के साथ मेले में गई हुई थी, रूबी इतने गुस्से में आई कि उसने गाय की हड्डियों वाले बर्तनों के साथ साथ घर का सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन बर्तन में एक सफेद घोड़ा, एक नई पोशाक और कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी निकली। रूबी चकित थी, लेकिन जल्दी ही उसने पोशाक और जूते निकाल लिए और फिर वो घोड़े पर चढ़ गई। वो जैसे ही सवार हुई, एक जूता उसके पैर से फिसल गया और उसने जल्दी से घोड़े की लगाम खींची और जैसे ही जूता देखा, वो नीचे पड़ा था। उसने एक बड़े व्यक्ति को देखा जो उसकी ओर देख रहा था। उसने सुंदर आदमी से अपना जूता उठाने के लिए कहा। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। वो विद्वान बहुत सुंदर था, इसीलिए वो मान गई। उसने जूता उठाया और रूबी के पैर में पहना दिया। उसे अपने घर ले गया और जहाँ उसने अपनी पत्नी बना लिया। 3 दिन के बाद रूबी और उसका पति उनके माता पिता से मिलने गए। रूबी की सौतेली माँ और बहन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने रूबी को रात वहीं रुकने के लिए कहा, तो वो मान गई। जाने से पहले विद्वान ने रूबी को अपनी कढ़ाई वाला एक बैग दिया। अगली सुबह उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रूबी, आओ हम कुएं में देखते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा कुछ दिखाऊंगी। कुछ भी शक न होने पर रूबी कुएं के पास चली गई और वो झुककर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने झुककर देखा, उसकी बहन ने रूबी को कुएं में धकेल दिया। बेचारी रूबी पानी से नहीं बच सकी और वो उसमें डूब कर मर गई। 10 दिनों बाद आदमी को चिंता होने लगी और उसने पूछने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। सौतेली माँ ने उसे एक संदेश भेज दिया कि उसकी पत्नी चेचक से पीड़ित है और कुछ समय तक वो वापस नहीं आएगी। विद्वान आदमी को विश्वास हुआ। उसने अपनी प्रतीक्षा करना जारी रखा। 2 महीने के बाद सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उसकी पत्नी के रूप में भेजकर विद्वान को धोखा देने का फैसला किया। पैगी को देखकर विद्वान भयभीत हो गया और उसने कहा, हे भगवान, आप कितनी बदल गई हो रूबी। मेरी पत्नी कभी ऐसी राक्षस सी नहीं थी। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे चेचक की बीमारी हुई थी और अब आप मुझे टाल रहे हैं। मैं मर जाऊंगी। और फिर वो रोने लगी। विद्वान आदमी उसको रोते हुए नहीं देख सकता था, तो उसने क्षमा मांगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि रूबी की आत्मा गौरैया के रूप में लौट आई है। और जब पैगी उसके बालों में कंघी करती थी तो वो आकर गाना गाती थी, 1 बार कंघी करो, 2 बार कंघी करो, 3 बार कंघी करो, तुम हत्यारी हो, तुमको पता चलेगा। 1 बार कंघी करो, 2 बार कंघी करो, 3 बार कंघी करो, यहाँ से भाग जाओ वरना अपनी जान गवाओ।
विद्वान ने ये सब सुन लिया और फिर वो सोचने लगा। उसे लगा कि चिड़िया की आवाज कितनी जानी पहचानी है। क्या तुम किसी तरह मेरी पत्नी हो? अगर तुम हो तो 3 बार ट्वीट करो और मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में डाल दूंगा। गौरैया ने 3 बार आवाज की और फिर उसे सोने के पिंजरे में डाल दिया गया। ये देखकर पैगी को बहुत गुस्सा आया और उसने चुपके से गौरैया को मारकर बगीचे में फेंक दिया। और यहाँ तुरंत कई टहनियों को देखते हुए वो एक बांस में बदल गई। पैगी जानती थी कि ये बांस गौरैया से पैदा हुआ है, इसलिए उसने इसे भी काट दिया और उसका एक बिस्तर बना दिया और उस पर जाकर वो लेट गई। लेकिन अनगिनत सुइयां उसके शरीर में चुभने लगी। उसने वो बिस्तर बगल में फेंक दिया। बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने ये बिस्तर देखा और वो अपने घर ले गई। अगले दिन उसने बिस्तर पर एक अंधेरी छाया देखी। तुम कौन हो? मैं आपकी पड़ोसी की पत्नी हूँ। मुझे रूबी कहते हैं। मेरी बहन ने मुझे कुएं में फेंक दिया था। मैं डूब गई थी। मेरी आत्मा नष्ट नहीं हुई। कृपया मेरा एक नया शरीर बना दो। मुझे सिर के रूप में एक चावल का बर्तन दो, एक हाथ के रूप में छड़ी, पेट के रूप में एक बड़ा प्याला और पाँवों की जगह लकड़ियाँ। बूढ़ी औरत ने ठीक वही किया जो उससे कहा गया और क्षण भर में एक सुंदर लड़की उसके सामने थी। अम्मा जी, मेरे पास एक थैला है जिसे तुम्हें मेरे पति को देना है। अगले दिन बुढ़िया विद्वान के घर के बाहर खड़ी हो गई और उसे आवाज देने लगी। विद्वान पूछने के लिए बाहर आया और उसने उसे रूबी का कढ़ाई वाला बैग दिखाया। तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला? मैंने एक बार इसे अपनी पत्नी को दिया था। बूढ़ी औरत ने फिर उसे पूरी कहानी सुनाई और फिर वो रूबी को अपने घर ले गया। जब पैगी ने उसे देखा तो वो कहने लगी कि ये एक औरत नहीं, एक आत्मा है, ये रूबी नहीं है। पैगी ने कहा कि उसको अपनी पहचान साबित करने के लिए परीक्षण देना चाहिए। वो बहुत सीधी तो नहीं थी, इसीलिए उसने सुझाव दिया कि उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में कूदना होगा। उसे उम्मीद थी जिसे पहले कूदना होगा वो जल जाएगी। हालांकि रूबी को उबलते तेल से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुष्ट बहन जैसे ही उसमें कूदी वो मर गई। रूबी ने पैगी की जली हुई हड्डियों को एक डिब्बे में बंद कर दिया। उसे अपनी सौतेली माँ को भेज दिया। सौतेली माँ ने बक्सा खोला, परंतु जैसे ही उसने अपनी बेटी की जली हुई हड्डियों को देखा तो वो बहुत जोर से चीखी और वहीं मर गई। कहानी समाप्त हुई। बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे की कामना करते थे। कई वर्षों के बाद उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जो उन्होंने अब तक देखी सबसे सुंदर छोटी लड़की थी। पूरा राज्य खुश था और राजा ने खुद एक उत्सव के लिए सबको निमंत्रण दिया था। बच्चे के नामकरण समारोह में दोस्तों और परिवार, पुजारियों और जादूगरों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन राजा एक नाम भूल गया था। वो एक डायन, सबसे शक्तिशाली, सबसे दुष्ट। जब चुड़ैल ने उत्सव के बारे में सुना तो उसने वैसे ही समारोह में जाने का फैसला किया। स्वागत है, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जी महामहिम, पर नन्ही परी कहाँ है? उसकी माँ उसे जल्द ही लाएगी। हालांकि ये तो स्पष्ट था कि राजा ने ये सब अनजाने में किया था कि उससे भूल हो गई थी। इस बात ने चुड़ैल को और भी चिढ़ा दिया और उसने बदला लेने का सोचा। जब नामकरण शुरू होना था और राजकुमारी पर सुगंधित पानी का छिड़काव करना था तो चुड़ैल ने चुपके से पानी में जादू का पाउडर डाल दिया। जैसे ही इसे बच्ची पर छिड़का गया, बच्ची ने अपना सारा वजन खो दिया। वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होना बंद हो गई और फिर वो हंसने लगी और ठिठक गई। ये क्या है? डर के मारे नर्स ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन राजकुमारी नहीं गिरी, वो हवा में उड़ गई। मेरी बेटी, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि राजकुमारी को शाप दिया गया हो। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसे पकड़ लिया। लोगों ने इस अजीब शाप के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक बच्चा जिसका वजन कुछ भी नहीं था और जिसकी भावना खुशी थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर था। एक दिन किसी ने राजकुमारी के कमरे की खिड़की खोली। तेज हवा कमरे में आ गई और राजकुमारी उड़ गई। महल में बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उन्हें बच्ची नहीं मिली। उस दिन शाम में शाही माली बगीचे से पत्ते उठा रहा था।
तभी उसने पत्तों के ढेर के नीचे हंसी आने की आवाज सुनी। ये राजकुमारी थी, इसीलिए माली उसे फिर से महल में ले आया। उस दिन से राजा और रानी ने महसूस किया कि ये शाप कितना खतरनाक था। डर, सावधानी और सुरक्षा के कारण उन्होंने राजकुमारी को हर पल निगरानी में रखा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, एक कैदी की तरह से लगने लगा। केवल एक ही स्थान था जहाँ वो जीवित और स्वतंत्र महसूस करती थी, और ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उसे लगता था कि उसका कोई वजन है। झील दिखाई दी। राजकुमारी रोज उसमें तैरती थी, और जब वो तैरती थी तभी उसे लगता कि वो वजनी है। एक दिन राजा के विद्वान टिम टॉम और बार्थोलोमेव ने देखा, और वो कुछ सोचकर राजा के पास आए। उन्होंने राजकुमारी की वजन की कमी के समाधान की पेशकश की। जी बोलिए, मुझे समाधान तुरंत बताइए। ठीक है, आप देखते हैं महामहिम, ये थोड़ा तकनीकी है। वो इतनी खुश मिजाज बच्ची है और हमारी परिकल्पना ये है कि ये उसकी खुशी है और इससे उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर उसके चारों ओर बहता पानी और खुशी उसे कुछ समय के लिए ठीक कर देती है, तो शायद उसके अंदर बहने वाला पानी यानी आंसू उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हम दोनों सहमत हैं। हमें बस राजकुमारी को रुलाना चाहिए, इससे उसका ये हल्कापन ठीक हो सकता है। इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो राजकुमारी को रुलाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे इनाम मिलेगा। इतने सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी राजकुमारी का एक आंसू भी नहीं बहा सका। एक रात एक राजकुमार झील के पास से गुजरा और उसने देखा कि कोई पानी के बीच में डूब रहा है। वो जीवन बचाने के लिए झील में कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर निकालने की? मुझे लगा कि आप डूब रही हो। बहुत बुरा, मैं भारहीन हूँ। तो आप ही वो राजकुमारी हैं जिसमें वजन नहीं है। क्या आप कभी नीचे गिरी या डूबी हो? मैं गिर नहीं सकती, मुझे केवल हवा से उड़ाया जा सकता है और उड़ने के लिए बनाया गया है। फिर तो तुम मेरे साथ गिरने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसा कहकर राजकुमार ने राजकुमारी को गोद में लेकर पानी में छलांग लगा दी, और ये वास्तव में राजकुमारी का अब तक का सबसे रोमांचक अनुभव था। तो कैसा लगा? सबसे अद्भुत, जिसे मैंने अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए राजकुमार और राजकुमारी हर रात झील पर मिलते थे और एक साथ तैरते थे। लेकिन जब चुड़ैल को राजकुमारी के झील के प्रति प्रेम के बारे में पता चला, तो उसने झील को सुखाने के लिए उस पर जादू कर दिया। धीरे धीरे पानी समाप्त होने लगा। धीरे धीरे झील सूखने लगी, और इसके साथ ही राजकुमार को भी ऐसा ही लगा। हमारी बेटी का क्या होगा? राजकुमारी का जीवन झील से बंधा हुआ है। यदि हम झील को पुनर्जीवित नहीं करते हैं, तो हम उसे भी पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे झील सूखती गई दिन ब दिन, जबकि कुछ गहरी जगह पर ही पानी रह गया था, तो राजकुमारी न बोल सकती थी और न ही वो नींद से जाग सकती थी। तभी एक गड्ढे में कुछ लड़कों को चट्टान के नीचे एक सुनहरी प्लेट मिली, जिसमें लिखा था, यदि झील को मनुष्यों की खातिर जीना है, तो उसे एक आदमी की जान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन उस आदमी को स्वेच्छा से अपना जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे झील के सूखे तल पर बैठना चाहिए जब तक कि उसका पानी उसके सिर से ऊपर तक ना उठ जाए। और जब राजा ने ये सुना, तो उसने सभी को संदेश भेजा। हे महामहिम, मैं झील को अपना जीवन अर्पित करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको मंजूर है? वो क्या है? अगर मैं बच गया तो आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीवित रहेंगे और मैं सहमत हूं। तो राजकुमार झील के तल पर बैठ गया। फिर दरबार के कुछ लोग राजकुमारी को उसकी नाव में लेकर पहुंचे, और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। जल्दी ही पानी ने उसके घुटनों को ढक दिया, और फिर ये इतना ऊंचा हुआ कि राजकुमारी की नाव को थोड़ा डगमगाया। राजकुमारी ने शक्तियां वापस लेना शुरू की और वो जाग गई। उसने पानी को ऊपर उठते हुए देखा और वो बहुत खुश हुई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमार पानी में क्यों बैठा था, जबकि वो एक नाव में थी। राजकुमार, मेरी नाव तैर रही है, देखो पानी बढ़ रहा है।
मेरी झील सूख नहीं रही है, हम फिर से तैरेंगे। मैं तुम्हारे साथ फिर से तैरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन अब से मैं नहीं कर सकता। आपका श्वास तभी वापस आएगा जब झील भर जाएगी, और ये तभी भरेगा जब तक मैं यहां तल पर हूं और तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दूं। अपने जीवन में पहली बार राजकुमारी के दिल में कुछ झटका लगा और पानी जितना ऊंचा उठा उतनी ही तेजी से उसने अपने मन में दुख को पहचाना। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार मर जाए। अंत में उसका चेहरा पानी के नीचे डूब गया। राजकुमारी ने फैसला लिया। उसने पानी में डुबकी लगाई और राजकुमार को सतह पर खींच लिया। जब तक वो उसे किनारे लेकर आती तब तक उसकी सांसें जैसे थम चुकी थी। राजकुमारी घबरा गई और वो रोने लगी। वो इतनी जोर से रोई जितनी वो कभी भी नहीं रोई थी। उसकी आवाज झील के पानी में गूंज रही थी। राजा के वैद्य आए और वो राजकुमार के पास बैठ गए, लेकिन वो नहीं उठा। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए महल में लेटा दिया और राजकुमारी रात भर उसके पास बैठी रही। अगली सुबह राजकुमारी और राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। वो दोनों मुस्कुराए और खुश होकर राजकुमारी बिस्तर से उठी। उसने अपने पैरों पर जोर दिया ताकि वो हवा में उड़ने लगे, लेकिन इसके बजाय वो गिर गई। राजकुमारी, आप उड़ी नहीं, आप गिर गई। आपको अपना वजन वापस मिल गया। मेरे राजकुमार, मुझे प्यार हो गया है आपके साथ। महल में ऐसी खुशी थी। झील अपने किनारों तक भरी हुई थी। राजकुमार जीवित था और राजकुमारी को अपना भार मिल गया था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। बहुत समय पहले कैमलॉट नामक स्थान पर महान राजा आर्थर क्रिसमस की संध्या मना रहे थे। कोलमेज के शूरवीरों ने राजा के समारोह का आनंद लिया। इन शूरवीरों में सबसे छोटा आर्थर का भतीजा ग्वेन था। उत्सव में हर कोई सभ्य था और एक बढ़िया निमंत्रण की तलाश में था। राजा ने अपना प्याला उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, समारोह स्थल के दरवाजे खुल गए और एक अनजाना आदमी अपनी घोड़े पर सवार होकर स्थल में प्रवेश करता है। सभी शूरवीर चकित होकर उसे घूरना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब था, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह आदमी बहुत लंबा था। एक हाथ में उसने एक पवित्र हरी शाख और दूसरे में एक विशाल नुकीला कुल्हाड़ा ले रखा था। सभी शूरवीर अवाक रह गए। मैं इस समारोह में आनंद लेने नहीं, बल्कि आपके सामने प्रसिद्ध फेलोशिप के साहस को एक बार और हमेशा के लिए परखने और साबित करने आया हूँ। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। नहीं राजा, मैं लड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनौती देने आया हूँ। झटके के लिए झटका। मेरी चुनौती इस शक्तिशाली कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार करना है और फिर मैं उस पर प्रहार करूंगा। झटके के लिए झटका। आपके योद्धा को पहले छूट भी मिल सकती है। इतना कहकर उसने विशाल कुल्हाड़े को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सभी शूरवीर चुप थे। किसी ने उसकी चुनौती को स्वीकार करने की परवाह नहीं की। क्या ये वो राज दरबार है जिसके इतने बड़े दावे किए जाते हैं? क्या ये राजा के शूरवीर हैं, इतने साहसी? हरे शूरवीर ने हंसते हुए देखा। राजा आर्थर चिल्लाए, तुम देखोगे कि हम न तो बड़ी बातों से डरते हैं और न तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार से। हरा शूरवीर अपनी घोड़े से उछला और कुल्हाड़ी आर्थर के हाथ में रख दी, लेकिन शूरवीरों ने राजा की रक्षा के लिए उसे अपनी ओर खींच लिया। वहीं सर ग्वेन खड़ा हुआ था। मुझे मौका दो भतीजे। ध्यान रखना कि आप अपनी सारी शक्ति पहली वार में लगा दो, ताकि वो फिर तुम पर वार न कर सके। हरा शूरवीर शातिर रूप से मुस्कुराया और ग्वेन की ओर मुड़ गया। आपका साहस मेरे लिए बढ़िया है। मुझे प्रतिद्वंदिता में खुशी होगी, लेकिन तुम पहले शपथ लो कि 12 महीने में एक दिन तुम मुझे ढूंढोगे, ताकि मैं वो लौटा सकूं जो मुझे तुमसे मिला है। ग्वेन ने अपना वचन दिया।
और शूरवीर ने अपनी गर्दन को उजागर करने के लिए अपने बालों को एक तरफ धकेल दिया। ग्वेन ने कुल्हाड़ी पकड़ी और एक तेज चमकती हुई कुल्हाड़ी उसकी त्वचा और हड्डियों को चीरती हुई निकल गई और शूरवीर का भारी सिर फर्श पर गिर गया। लेकिन शूरवीर अडिग खड़ा रहा। वो बिना हिले डुले अपना सिर उठाकर घोड़े पर चढ़ गया। सब चुपचाप खामोश खड़े हुए देखते रहे। मेरे पास तुम्हारी शपथ है, 12 महीने और 1 दिन में मुझे खोजने में असफल ना होना। मैं मिलूंगा ग्रीन चैपल में। साल बहुत तेजी से बीत गया, लेकिन ग्वेन अपनी बात पर कायम था। सर्दियां आ गई थी। वो ग्रीन चैपल की तलाश में अपने घोड़े पर सवार हो गया था। उसने कई पहाड़ियों पर चढ़ाई की और कई नदियों को पार किया। वो लोगों से हरे शूरवीर के बारे में पूछता, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। अंत में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने खुद को एक बड़े महल के सामने पाया। महल के स्वामी ने ग्वेन का हार्दिक स्वागत किया। वो बहुत लंबा और मजबूत शूरवीर था। शाम की मेज पर राजा, सुंदर महिला और कई शूरवीर बैठे थे। 3 दिनों तक उन्होंने उत्सव का आनंद लिया। फिर वो विदा लेने के लिए अपने मेजबान के पास गया। उन्होंने बताया कि उन्हें अब अपनी मंजिल की तरफ जाना है। उन्हें ग्रीन चैपल नाम के स्थान को खोजना है। हालांकि उनके मेजबान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो पास ही है। ग्वेन ये सुनकर प्रसन्न हुए। उनकी यात्रा लगभग समाप्त थी। वो 3 दिन अपने मन से वहाँ रुकने को तैयार हो गए। उनके मेजबान ने अगले दिन शिकार पर जाने की योजना बनाई, लेकिन एक प्रस्ताव रखा। ग्वेन जिस भी जानवर का शिकार करेंगे वो उसे स्वयं रखेंगे और महल के स्वामी ग्वेन को अपने महल से एक उपहार देंगे जो ग्वेन को रखना होगा। ग्वेन इस बात से हैरान थे और उन्होंने कहा, मुझे आपके महल में उपहार की उम्मीद नहीं थी, तो नुकसान आपका होगा। और फिर एक बैठक में समझौता किया गया। अगले दिन मालिक शिकार के लिए जल्दी रवाना हुए, जबकि ग्वेन अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दरवाजा खुला और महल की महिला ने प्रवेश किया। उसने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि इसके बजाय उसने उसके गालों पर 3 चुम्बन दिए, जैसे ग्वेन की माँ उसे एक बच्चे के रूप में देती थी। उस शाम को महल का स्वामी लौट आया और एक लोमड़ी की खाल लेकर आया। अपने वचन के अनुसार ग्वेन ने मालिक को उनके गाल पर 3 चुम्बन दिए। मालिक ने हंसते हुए कहा कि लोमड़ी की खाल महल की महिला के चुम्बन के लिए एक बुरा इनाम थी। ग्वेन का दिल भारी था, क्योंकि अब समय महल छोड़ने का था और हरे शूरवीर की चुनौती का सामना करने का समय आ रहा था। उसने कपड़े पहने और अपने मेजबान को छोड़ दिया। वो अंधेरी तूफानी सुबह में निकल गया। महल के मालिक ने उसे रास्ता बताया। साथ में वो ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और अंधेरी दलदलों से गुजरे। जैसे ही सूरज निकला, ग्वेन एक सड़क के पास रुक गया जो 2 बर्फ की पहाड़ियों से ढकी हुई थी और उसमें बीच में रास्ता था। मालिक ने सड़क की ओर इशारा किया और ग्वेन आगे बढ़ गए। पहाड़ियों की ये सड़क नुकीले किनारों से भरी थी। अंत में वो एक विशाल अंधेरी गुफा में आया। वो भीतर चला गया, लेकिन तुरंत ही उसके सामने कुल्हाड़ी लिए लंबा चौड़ा हरा शूरवीर खड़ा था। उसका सिर फिर से उसके कंधों पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। स्वागत है, आपने यात्रा अच्छी तरह की। अब वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। ग्वेन ने बहादुरी से अपना हेलमेट हटा दिया और उसके आगे झुक गया। अपनी गर्दन को शूरवीर की कुल्हाड़ी पर चढ़ा दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, ग्वेन ने कुछ नहीं किया। वो हिला भी नहीं, लेकिन हरा शूरवीर रुक गया। आप हिचकिचाते हैं? क्या आप अपना वादा पूरा करने से डरते हैं? जब मेरा सर कट जाएगा तो वापस नहीं लगेगा आपके जैसे, लेकिन मैंने वचन दिया और मैं उससे नहीं हटूंगा। दूसरी बार शूरवीर ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को हवा में ऊपर उठा दिया। इस बार ग्वेन ना तो हिला और ना ही रोया, क्योंकि तेज कुल्हाड़ी हवा में सीटी की तरह बज रही थी और उसकी गर्दन की त्वचा को चीर रही थी। कुछ क्षण वहीं खड़े रहकर ग्वेन को लगा रक्त की कुछ बूंदों के अलावा उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। वो हरे शूरवीर को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वो नहीं था। उसके बजाय महल के मालिक, जिन्होंने उस पर हाथ रखा था, उसे अपने कंधों पर उठा लिया। मेरे बहादुर शूरवीर, हमारे कोई बेटा या बेटी नहीं है। उत्तराधिकारी होने के लिए साहस, ईमानदारी और सच्चे आदमी की तलाश की
मैं एक आदमी की तलाश में आर्थर की अदालत में आया था, जो इस राज्य में हमारा स्थान लेने के योग्य हो, और वो तुम हो। सर बबलैक ग्वेन को महल में ले गए, जहां उन्होंने उसे उस क्षेत्र का स्वामी घोषित किया। ग्वेन ने अपने शेष दिनों में साहस, ईमानदारी और सच्चाई के साथ शासन किया। कहानी समाप्त हुई। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एक रानी बहुत सुंदर थी कि 3 लोगों में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। रानी और राजा खुशी खुशी रहते थे और अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी एक बेटी थी, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्योंकि रानी बहुत बीमार हो गई। हर उपाय और हर दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जल्दी ही वो मर गई। राजा का दिल टूट गया। रानी की अंतिम इच्छा थी कि राजा को कोई उतनी ही सुंदर मिले जितनी वो रानी बनने के लिए सुंदर थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रिय, लेकिन मैं चुप हूँ। इससे पहले कि राजा अपनी बात समाप्त कर पाता, रानी जा चुकी थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था और वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन उसके पास दरबारी आए। महाराज, प्रजा को रानी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा पुनर्विवाह नहीं करना चाहता और किसी को उसके जैसा सुंदर खोजना असंभव है। राजा को नहीं पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी उसके पास आई और उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। वही सुनहरे बाल, वही स्वर्गीय सुंदरता। राजा के मन में एक विचार आया और उसने एक निर्णय लिया। अंत में उसने अपनी मरती हुई पत्नी से जो वादा किया था वो पूरा करेगा। राजा ने अपने दरबारियों को दरबार में बुलाया। हमारे राज्य की नई रानी होगी मेरी बेटी। वो रानी के रूप में शक्ति जुटाएगी और उसका विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र से होगा, जो मेरे जाने के बाद राजा बनेगा। राजकुमारी खुश नहीं थी। पिताजी, ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी प्रिय। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ? मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, लेकिन मेरी 4 इच्छाएं हैं। अवश्य मेरी प्रिय। मुझे 3 कपड़े चाहिए, एक सूर्य के समान सुनहरा, एक चांद के समान चांदी सा, और तीसरा तारों की तरह चमकीला, और अंत में जंगल से एक फूल, एक पक्षी या जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना हजारों चीजों से बना हुआ एक कोट। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए राजा ने राज्य के सबसे अच्छे बुनकरों को बुलाया और उन्हें कपड़े बुनने के लिए कहा। सैनिकों ने कोट के लिए सामग्री एकत्रित की। प्यारी बेटी, जो तुम चाहती थी वो बन गया है और अखरोट के खोल में डाल दिया गया है। आपकी शादी का समय आ गया है। लेकिन पिताजी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुमने वादा किया था बेटी, अब अपनी बात पर अड़िग रहो ताकि मैं वचन पूरा कर सकूं। पिताजी, माँ का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा प्यार लोगों को सुंदर बनाता है? बस तुम कल शादी करोगी। राजकुमारी ने महल से भागने का फैसला किया। उसने अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ा। मुझे माफ करें पिताजी, लेकिन एक दिन आप समझ जाएंगे। राजकुमारी हर जगह घूमती गई। वो जंगलों में घूमी, कई राज्यों में गई जिन्हें वो नहीं जानती थी। एक दिन थकी हुई वो एक खोखले पेड़ के अंदर गई और वहीं सो गई। वहाँ से उस देश का राजा गुजरा। महामहिम, एक पेड़ के खोखले के अंदर एक अजनबी है। उसने अलग सा लबादा पहना हुआ है। बहुत अच्छा, उसे महल में लाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी को महल में ले जाया गया, जहाँ उसे रसोई का काम दिया गया। एक दिन राजा की दावत थी। सारे काम करने के बाद राजकुमारी ने रसोई से पूछा, श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? बिल्कुल ठीक, आधे घंटे में वापस आओ। धन्यवाद, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। राजकुमारी दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वो तैयार हो गई और उसने अपने अखरोट से सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली और उसने अपने सुनहरी बाल भी खोल दिए। फिर वो नृत्य में चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, हर कोई उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने उसके साथ नृत्य किया, लेकिन जब आधा घंटा हो गया तो राजकुमारी गायब हो गई। वो वापस चली गई थी रसोई में काम करने के लिए। सुनो, पहले राजा के लिए सूप तैयार करें।
जी श्रीमान। तो राजकुमारी ने राजा के लिए सूप तैयार किया और उसने अपनी सोने की अंगूठी भी कटोरे में डाल दी। सूप पकाया और परोसा गया। राजा ने रसोइये को बुलाया। ये सूप आपने बनाया? इसमें आमतौर पर होने वाला स्वाद नहीं है, क्योंकि ये सूप उन सूप से अच्छा है जिसे मैंने पहले चखा है। ये मेरी रसोई से, और ये उस लड़की ने बनाया। जब राजा ने सूप खत्म किया तो कटोरे के नीचे सोने की अंगूठी मिली। तब रसोइये ने राजकुमारी को बुलाया और राजा ने उसे वो अंगूठी दिखाई। क्या ये तुम्हारा है? मेरी जैसी कोई गरीब लड़की के पास ऐसी अंगूठी कैसे हो सकती है महाराज? तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तुम्हारा सूप स्वादिष्ट था, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ दिनों के बाद में महल में एक और नृत्य संध्या आई। एक बार फिर राजकुमारी ने रसोइये से नृत्य देखने की इच्छा की। इस बार उसने चांदी की तरह अपनी पोशाक पहन ली और फिर राजा ने उसके साथ नृत्य भी किया। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ वो गायब हो गई और फिर से एक बार रसोई की लड़की बन गई। इस बार राजकुमारी ने अपना सोने का हार सूप के कटोरे के नीचे डाल दिया और राजा के पास भेज दिया। ओह, ये सूप अब तक का सबसे अच्छा सूप है। ये क्या है? एक हार? उस लड़की को एक बार फिर से भेजो। एक बार फिर राजकुमारी वहाँ पहुँची। क्या ये तुम्हारा है लड़की? मेरे जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसा हार कैसे हो सकता है? राजा रहस्यमय रसोई की लड़की और नृत्य पर मिली लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो गया। इसीलिए जब अगली नृत्य संध्या का समय आया तो उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगा लेगा। श्रीमान, सारा काम हो गया है, क्या अब मैं जाकर नृत्य देख सकती हूँ? ठीक है। राजकुमारी ने अपनी पोशाकों में से सितारों की तरह चमकदार पोशाक पहनी और नृत्य में आ गई। राजा ने उसके साथ नृत्य किया और सूप में पहले दिन मिली अंगूठी उसकी उंगली में चुपके से सरका दी। राजकुमारी को पता भी नहीं चला। राजा ने जोर देकर कहा कि राजकुमारी थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन राजकुमारी को देर हो चुकी थी। आधा घंटा बीत गया था और वो जल्दी से गायब हो गई। देर होने के कारण उसने हाथ में पहनी अपनी अंगूठी को भी नहीं देखा। ऐसा ही इस बार भी हुआ। उसने अपनी सोने की चूड़ियाँ सूप के कटोरे में डाल दी और राजा को परोस दी। राजा ने रसोइये को बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उससे चूड़ियों के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने कहा, मेरी जैसी गरीब रसोई की लड़की के पास ऐसी चूड़ी कैसे हो सकती है महाराज? राजा ने उसके हाथ में वो अंगूठी देखी। वो गहरे विचार में था। मैं रसोई वाली लड़की के साथ नाच रहा हूँ। उसने उससे पूछा कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। इस बार उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा चकित होकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम रसोई की लड़की हो। मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूँगी। मैं जीवन भर ऐसा ही खाना खाऊंगा। अंत में उसने राजा से विवाह किया और उन्होंने शाही शादी के लिए खाना बनाने में भी मदद की और शाही रसोइया भी मंत्री बन गया। अब मैं आपको कहूँगा राजा और रानी। राजकुमारी के पिता को भी शादी में आमंत्रित किया गया और उन्हें भी वो मिठाइयाँ दी गईं जो वहाँ पर बनी थी। और फिर ये जोड़ा खुशी खुशी रहने लगा। कहानी समाप्त हुई। रम्पलस्टिल्टस्किन। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता था कि उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं। एक दिन जब राजा अपने घोड़े पर बैठकर सवारी कर रहा था, उसने देखा एक लड़की नदी किनारे कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। राजा ने अपने मन में सोचा। फिर उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहे, उसके पिता ने उत्तर दिया, आपको जान की खुशी होगी राजा जी, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी जितनी अच्छी लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। राजा ने उन दोनों बाप बेटी को बड़े उत्साह के साथ देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। राजा ने जवाब दिया।
बुनकर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा विशेष है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। दरअसल वो मेरी बेटी वो दरअसल। बुनकर कोई गुण सोचने की कोशिश करने लगा जिससे सुनकर राजा प्रभावित हो जाए। उसकी आंखें राजा की आंखों से मिली और उसने अपनी नजर नीची कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही है। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजा से ये कहा। पर पिताजी, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने पिता का ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब तो ये अनोखी लड़की है। राजा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हारी उंगलियां सचमुच सूखी घास को सोने में बदल सकती है तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच है। राजा की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वे महल पहुँचे, राजा उसे अंधेरी कोठरी में ले गया जो सूखी घास से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। राजा ने कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में बदलना होगा। अगर तुम इस काम में नाकाम रही और तुम्हारे पिता ने मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी डर गई कि वो रोने लगी। अचानक उसने देखा एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा था। क्यों रो रही हो? उसने पूछा। मैं बहुत दुखी हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में बदलना है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने बोला। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही समय में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में बदल दिया। सुबह सूरज उगते ही राजा कोठरी के पास आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने आसपास इतना सोना देखकर राजा बेहद खुश हुआ। राजा का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों के भरण पोषण के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सैनिक जिन्होंने उसके राज्य को दुश्मनों से बचाकर रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर गया और उससे कहा, सारी सूखी घास को सुबह तक सोने में बदल दो। उस रात लड़की फिर से रोने लगी क्योंकि उसे पता था कि ये उससे नहीं हो पाएगा। पर वो बौना आदमी फिर से उसके सामने आ गया और उसने फिर से पूछा, अगर मैं तुम्हारे लिए फिर से सारी सूखी घास को बुनकर सोना बना दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी कमर का ये पट्टा मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने आदमी ने वो पट्टा हाथ में लिया और फिर से चरखा घुमाने लगा और जल्दी ही एक के बाद एक सोने के धागों से बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्दी ही सारी सूखी घास सोने में बदल गई। ये देखकर राजा खुशी से फूला नहीं समाया। उसे पता था अगर वो थोड़ा और सोना जमा कर लेगा तो उसके राज्य में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर छोड़ दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें कभी फिर से सूखी घास सोने में नहीं बदलनी पड़ेगी। जब वो लड़की अकेली थी, वो बौना आदमी उसके सामने आया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में इस बार मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि जब तुम रानी बनोगी तब तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी। बौने आदमी ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले बहुत कुछ बदल गया होगा, इसलिए उसने उस आदमी की बात मान ली और उससे वादा कर दिया। जब राजा सुबह वापस आया तब उसने पूरा कमरा सोने से भरा हुआ पाया। अरे वाह, बुनकर की बेटी, तुमने 3 रातों में मुझे इतना सोना दिया है जितना किसी राजा के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अनोखी भी। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी?
इस तरह बुनकर की बेटी, जिसे राजा बहुत पसंद था, वो उसकी पत्नी बन गई। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो बौने आदमी को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक दिन वो रानी के कमरे में आया और बोला, वादा निभाओ, बच्चा दे दो। रानी बहुत दुखी हो गई। वो बौने आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो भी हो उसकी सारी दौलत ले ले, पर उसके बेटे को ना ले जाए। बौने आदमी ने कहा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे बेटे की जुदाई का दुख देखकर मैं तुम्हें उसे बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने मेरे नाम का सही अंदाजा लगा लिया तो तुम अपने बेटे को अपने पास रख सकती हो। रानी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना आदमी अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की। डेविड, एल्विन, फ्रांसिस, पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। अगले दिन रानी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदे नाम याद कर लिए। उसने बौने से पूछा, तुम्हारा नाम जॉन है, जॉनी या मैथ्यू? पर वो हमेशा एक ही बात दोहराता, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे दिन उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा, ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चे को कौन कौन से नाम से बुलाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और बोला, रानी साहिबा, मैं कोई नया नाम तो अब तक नहीं जान पाया, मगर दूर पर्वत पर जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने आदमी को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई नहीं पाएगा ये जान के रम्पेल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम, रम्पेल्स्टिल्टस्किन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब रात को बौना आदमी फिर से आया तो रानी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पेल्स्टिल्टस्किन है? धत तेरी की, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाकर महल से बाहर इस तरह भागा कि वो 2 हिस्सों में बट गया। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम डोरथी था। वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वो व्यापार के लिए लंबी यात्रा के लिए जा रहा था, उसने अपनी बेटी से पूछा कि वो उसके लिए क्या लाए। प्रिय पिताजी, मुझे एक बहुत प्यारा गाने वाली कोयल ला दीजिए। उसने अपनी बेटी को अलविदा कहा और अपनी नौकर के साथ चला गया। अपने व्यापारिक लेन देन को समाप्त करने के बाद उस अमीर आदमी ने हर जगह पर मीठा गाना गाने वाली कोयल की खोज की, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। कोई कोयल उसे नहीं मिली और उसकी ये खोज उसे जंगल तक ले आई। वो चलता रहा और चलता रहा। तभी उसे अपने सामने एक शानदार महल मिला जिसके किनारे पर एक लंबा पेड़ था और वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर कोयल बैठी जो मधुर गीत गा रही थी। तभी अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा, लेकिन जैसे ही नौकर पेड़ के पास पहुंचा, एक शेर पेड़ के पीछे से कूदा और दहाड़ने लगा। मेरी कोयल को चुराने की हिम्मत कौन करता है? मैं तुम्हें खाऊंगा चोर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे नहीं पता था कि पक्षी तुम्हारा है। कृपया हमारे जीवन को बख्शें, मैं तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल दूंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वो चीज दोगे जिस पर तुम्हारी घर पहुंचते ही पहली नजर पड़े। उसके अलावा यदि तुम मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें पक्षी भी दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर ये मेरी डोरथी है? चिंता मत करो साहब, वो आपसे मिलने वाली पहली इंसान नहीं होती है। अमीर आदमी शेर की शर्त मान गया। लेकिन जब अमीर आदमी अपने घर पहुंचा तो डोरथी उसकी तरफ दौड़ कर आई और उसने अपने पिता को कस के गले लगा लिया। ये देखने के बाद कि वो कोयल भी लेकर आया है, वो खुशी से भर गई। लेकिन अमीर आदमी खुश नहीं था और वो रोने लगा। मेरी प्यारी डोरथी, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है क्योंकि मुझे शेर राजकुमार से एक वादा करा था
कि मैं उसे सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति को भेजूंगा। अमीर आदमी ने अपनी बेटी को सब कुछ बताया। ओ पिताजी, वादा तो वादा है, मुझे जाना होगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं, एक शेर मेरी तकदीर नहीं बदल सकता पिताजी। अगले दिन डोरोथी जंगल के लिए रवाना हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो शेर एक मुग्ध राजकुमार था। दिन में वो शक्तिशाली शेर था और सब उससे डरते थे, और रात में वो फिर से मानव के रूप में बदल जाता था। जब डोरोथी जंगल पहुंची तो उसे शेरों के नेतृत्व में एक सुनहरी गाड़ी पर महल ले जाया गया। आपका स्वागत है मेरी खूबसूरत रानी। मैं देखता हूँ कि आपके पिता अपनी बात पर खरे उतरे हैं। मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर सम्मानित महसूस करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक शेर हो। तभी खिड़की से चांदनी की एक किरण चमकी और शेर जादुई रूप से एक राजकुमार के रूप में बदल गया। उसके सामने एक सुंदर राजकुमार था। मैं एक राजकुमार हूँ और हम एक ऐसे जादू से बंधे हैं जो हमें दिन ब दिन शेर बनाता है। डोरोथी मुस्कुराई क्योंकि वो खुश थी और समय के साथ वो राजकुमार से प्रेम करने लगी। जल्दी ही उनकी शादी हुई और वो शेर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो दिन भर सोता रहता और रात में राजकुमार जाग जाता। एक दिन शेर राजकुमार उसके पास आया और बोला, कल तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है। आप चाहें तो शेर आपकी रक्षा कर सकते हैं। वाह, कितना अच्छा होगा। लेकिन मेरे प्यारे राजकुमार, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ आओगे। मेरी दुल्हन, मैं नहीं कर सकता। मुझ पर लगाए गए जादू का दूसरा भाग है। अगर प्रकाश की एक छोटी सी भी किरण मुझे छू ले तो मैं 7 साल के लिए हंस में बदल जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित रखने और बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तो राजकुमार और राजकुमारी जाने के लिए तैयार हो गए। अमीर आदमी शेर राजकुमार का सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया। राजकुमारी ने एक विशाल कमरा बनवाया जिसकी दीवारें बहुत मोटी थी और उसमें प्रकाश की कोई किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी। मशाल और मोमबत्तियां जलाने पर शेर को यहीं विश्राम करना था। लेकिन राजकुमारी को इस बात का जरा भी ध्यान न रहा कि वो बड़ा कमरा ताजी लकड़ियों का बनाया गया था और जैसे जैसे ये सूख रहा था उनके बीच में छोटी छोटी दरारें होने लगी थी जो अभी दिख नहीं रही थी, वो बड़ी हो रही थी। जैसे ही मशालों और रोशनी वाले लोगों का जुलूस उत्सव से वापस आया, प्रकाश की एक छोटी सी किरण राजकुमार पर गिर गई और उसी क्षण राजकुमार हंस में बदल गया। जब डोरोथी लौटी तो उसने वहां बैठे एक सफेद हंस के अलावा कुछ नहीं देखा। अगले 7 वर्षों तक मैं हंस ही रहूंगा और मुझे उड़ना होगा। लेकिन आशा है, हर 7वें कदम पर मैं एक सफेद पंख गिराऊंगा और यदि तुम पगडंडी पर चलोगे तो तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। राजकुमारी डोरोथी सफेद हंस का पीछा करती रही। जहाँ भी वो उड़ता, वो अपने सच्चे प्रेम के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ा करती। 7 साल तक उसका पीछा करती रही। ओह, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 7 साल समाप्त हो गए हैं। अब जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। एक दिन सफेद पंख गिरने लगे और डोरोथी की आशा समाप्त हो गई। राजकुमारी डोरोथी एक पेड़ पर चढ़ी और उसने हवा से पूछा, तुम सब पेड़ों और पत्तों के बीच में उड़ती हो, क्या तुमने एक सफेद हंस को उड़ते देखा है? मैंने सफेद हंस देखा है। वो उड़कर लाल सागर में चला गया जहां उसने शेर का रूप धारण कर लिया। ठीक इसी समय वो एक शक्तिशाली ड्रैगन से लड़ रहा है जो वास्तव में ब्राइटिस नाम की एक मंत्र मुग्ध राजकुमारी है। यहाँ एक जादू की छड़ी है। लाल सागर पर जाएं और इसे ड्रैगन की ओर इंगित करें और आब्रा का डाबरा कहें। इसके बाद वे दोनों अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त कर लेंगे। डोरोथी ने हवा का धन्यवाद दिया और जब वो लाल सागर पहुंची तो उसने शेर और ड्रैगन को लड़ते हुए पाया।
उसने तुरंत अपनी जादू की छड़ी उठाई और ड्रैगन की ओर इशारा किया। आब्राकाडाब्रा! छड़ी का जादू ड्रैगन पर लगा और वो जमीन पर गिर गई। राजकुमार शेर ने अपना पंजा उस पर रखा और तुरंत ही वो दोनों अपने मानव रूपों में लौट आए। ड्रैगन राजकुमारी ब्रीट्राइस के रूप में आ गई थी और उसने दोनों का धन्यवाद किया और फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजकुमार और राजकुमारी भी अपने राज्य में लौट आए और फिर वो रोशनी में ही हमेशा हमेशा खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनका नाम ऑस्टेन और कार्टर था। कार्टर, इधर आओ, थोड़ा काम है। मुझे परेशान मत करो बुड्ढे, मैं आराम कर रहा हूँ। ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं गांव में होकर आता हूँ। जी पिताजी। जाते समय वो इंसान सोच रहा था, गाल होने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर सोचता हूँ। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ 2 लोग और बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। राजा की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने एक महल में कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहाँ से छुड़ाना चाहता है उसे 3 मुश्किल कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो कसौटियाँ बड़ी मुश्किल हैं, है ना? जो इन कसौटियों को पूरा नहीं कर सकता उन्हें ड्रैगन खा जाते हैं। और अगर किसी ने इन तीनों कसौटियों को पूरा किया तो वो इंसान राजकुमारी से शादी कर सकेगा, उसे महल भी मिलेगा और खजाना भी। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर ये काम करेगा। वो तीनों कसौटियाँ पूरी करेगा, राजकुमारी से शादी करेगा और इस साम्राज्य का राजा बनेगा। कुछ दिनों बाद कार्टर उसके इकलौते घोड़े पे बैठकर मंत्रित महल के ओर जाने के लिए निकल पड़ा। उसने पिताजी की दी हुई तलवार हवा में लहराई। वो एक दुष्ट मन का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तब उसने उसे गिरा दिया। उसके बाद वो करीब के तालाब से पानी पीने गया। वहाँ उसने बतख के छोटे बच्चे देखे। उसने उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। इस तरह आखिरकार वो महल तक पहुँच गया। कोई है? तुरंत दरवाजा खोल दो। थक गया हूँ। मुझसे यहाँ इंतजार मत करवाओ वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंत में एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है दरवाजे पर? मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। तुम बहरी हो क्या? अरे मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे राजकुमारी को बचा के राजा बनना है। रुको रुको, पहले तुम्हें 3 कसौटियाँ पार करनी होंगी। क्या कसौटियाँ? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं सूरजमुखी के बीच हवा में फेंकने वाली हूँ। वे हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उन्हें उठाकर थैली में जमा करने हैं और ये सब 1 घंटे में करना है, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ये किस तरह की कसौटी है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। बूढ़ी औरत ने बीज फेंके और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये तो नामुमकिन है। मैं कोई भी बीज नहीं उठाने वाला हूँ। जब बूढ़ी औरत वापस आई तब उसने दूसरी कसौटी के बारे में बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियाँ एक गहरे तालाब में फेंक दी। तुम्हें इन्हें निकालना है, वो भी 1 घंटे में। मैं पागल नहीं हूँ। पानी बहुत गहरा है और ठंडा भी। तुम कसौटियों को पूरा नहीं कर रहे हो बेटा। ठीक है, चलो तीसरी कसौटी देती हूँ बेटा, चलो मेरे साथ। मैं पक रहा हूँ। अब वो महल के अंदर पहुँच गए और सीधे अंधेरे कमरे में चले गए। ये 3 पुतले सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है बताने के लिए कि कौन सी राजकुमारी है। अगर तुमने सही बताया तो वो मुक्त हो जाएगी, वरना। मैं दाएं पुतले को चुनता हूँ। दाएं पुतले?
खुद को खोल दो। ड्रैगन नहीं 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 नहीं। कुछ दिनों बाद किसान ऑस्टिन से बात कर रहा था। कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पिताजी, मैं जाता हूँ उस महल में। नहीं बेटा, मैं मेरा इकलौता बेटा नहीं खोना चाहता। यकीन कीजिए पिताजी, मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरे पास ना घोड़ा है ना तलवार है तुम्हें देने के लिए। ऑस्टिन ने सिर्फ पाव का एक टुकड़ा लिया और मंत्रित महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी चींटियाँ अपना टीला बनाने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी चींटियाँ, किसने तोड़ा तुम्हारा टीला? मैं इसे बनाने में मदद करता हूँ। अपना काम करने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब पे गया। वहाँ उसने बतख के कुछ बच्चे देखे। बेचारे बत्तख के बच्चे, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये लो मेरा पाव का टुकड़ा। बतख के बच्चों ने पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसके बाद उसे जमीन पे गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पे रख दिया। फिर वो महल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? जी, मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ। कोशिश कर सकते हो। बूढ़ी औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पे फेंक दिए और वो चले गई। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन कोशिश करना छोड़ने ही वाला था। इतने में उसकी मदद के लिए चींटियाँ आ गई। वो उसकी शुक्रगुजार थी क्योंकि उसने उनका टीला बनाने में मदद किया था। वाह, इतनी सारी चींटियाँ! शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली फिर से बीजों से भर गई है। फिर वो बूढ़ी औरत वापस आई। तुमने अच्छा काम किया, थैली बीजों से भर गई है। अच्छा, अब तुम्हें दूसरी कसौटी पूरी करनी है। देखो, तुम्हें ये 12 अंगूठियाँ ढूंढनी है। ऐसा कहके बूढ़ी औरत ने अंगूठियों को पानी में फेंक दिया। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, पर पानी बहुत गहरा था। वो उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें अपना पाव का टुकड़ा खिलाया था। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। वो सीधा बूढ़ी औरत से मिलने चला गया। आह, सभी 12 अंगूठियाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को तीसरी कसौटी के बारे में समझाया। जब उसने सामने 3 पुतले देखे, तब वो पहचान नहीं पा रहा था कि उसमें से राजकुमारी कौन सी है। ये तो सभी एक जैसे लगते हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, कौन सी राजकुमारी हो सकती है? अचानक से सैकड़ों मधुमक्खियाँ खिड़की से आईं और वो बीच वाले पुतले पर भिनभिनाने लगी। मैं बीच वाला पुतला चुनता हूँ। ओह, बीच वाले पुतले, खुद को खोलो। सफेद कपड़ा नीचे गिर गया और राजकुमारी प्रकट हो गई। मुझे बचाने के शुक्रिया ऑस्टिन। राजकुमारी बहुत खुश थी। फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़ के बाहर वापस जा रहे हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, मैं चलती हूँ। फिर ऑस्टिन ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और खुदकिस्मती से उसने हाँ कह दी। इसके बाद वे हंसी खुशी रहने लगे, मधुमक्खी के छत्ते बनाने लगे और अपने महल में प्यारे प्यारे बतख के बच्चे भी पालने लगे। समाप्त। एक जमाने में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसे एक सुंदर बेटी थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई, तब उसकी शादी एक राजकुमार से तय हुई। वो जिस राज्य में रहता था, वो बहुत दूर था। माँ, क्या ये मुझे करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने राजकुमार को वचन दिया है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कब बुलावा आ जाए क्या पता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी हिफाजत करे। ऐसा मत करो ना माँ, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अकेली जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक दासी भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ माँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, वो फलदा मेरे साथ ईमानदार है
और मुझे यकीन है कि वो मुझे तुम्हारे साथ घटने वाली हर घटना बताएगा। मैं जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर रानी और उसकी बेटी महल के बाहर गए। वहाँ दासी और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। अब चलो दासी। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। चलो, अलविदा। दासी बहुत दुष्ट थी। उसे राजकुमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे खुद को एक दिन राजकुमारी बनने के सपने आते थे। राजकुमारी और दासी दोनों अपने अपने घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने महल छोड़ा। काफी घंटों के सफर के बाद राजकुमारी को बहुत जोर से प्यास लगी और उसने दासी से कहा, दासी, उस झरने से थोड़ा पानी लेके आओ ना। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। राजकुमारी विनम्र थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने के पास जाकर झुक के पानी पीने लगी। उसके बाद वो वापस घोड़े पर आके बैठी। फिर दासी ने कहा, अब से मैं तुम्हें आज्ञा दूंगी और तुम उसका पालन करोगे। चलो अपने कपड़े मुझे दो और तुम मेरे कपड़े पहनो। अब से मैं राजकुमारी हूँ और तुम मुझे वचन दो कि ये बात किसी से नहीं बताओगी, वरना बहुत पछताओगी। मैं वचन देती हूँ। दासी ने फिर राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठी। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था राजकुमारी कौन है। उसने दासी के हुक्म को नहीं माना। फिर वो राजमहल पहुँचे। राजकुमार उन्हें सामने से मिलने आया। मेरे महल में आपका स्वागत है, प्यारी राजकुमारी। ये लड़की कौन है? ये मेरी दासी और सहयोगी है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपके पास अगर इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक कोनाड नाम का लड़का है जो हंस संभालने का काम करता है। ये उसकी मदद कर सकती है। और हाँ, इस घोड़े को मार डालिए। अब क्या क्या क्यों? ये तो अच्छा घोड़ा लग रहा है। इसकी वजह से आज रास्ते पे मैं मरने ही वाली थी। असल में दासी को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो राजकुमार को बता देगा कि उसने किस तरह असली राजकुमारी के साथ बर्ताव किया है। मैं घोड़े को मार नहीं सकता, उसके बदले मैं उसे कैद खाने में डाल देता हूँ। शुक्रिया। नहीं। घोड़े को ऐसी जगह कैद कर लिया गया कि वो वापस कभी न दिखे। दूसरे दिन दासी राजकुमारी से मिलने गई। तुम अब अपने घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं राजकुमार को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर दासी वहाँ से चले गई और राजकुमारी रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। उसे जहाँ रखा है वहाँ तुम्हें ले चलता हूँ। धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें कोनाट झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये गुप्त बात लगती है। मैं भी वहाँ जाऊंगा। हो सकता है शायद महाराज को भी इसकी जानकारी होना जरूरी होगा। सेवक राजकुमारी को घोड़ा दिखाने ले जा रहा था। कोनाट छुपकर उसका पीछा कर रहा था। हम पहुँच गए, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल। फिर वो बूढ़ा वहाँ से गया और राजकुमारी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कोनाट भी उसके पीछे गया। जैसे ही उसने घोड़े को देखा उसने खुद से कहा, बेचारा फलदा, कैसे रखा है तुम्हें? बेचारी राजकुमारी, तुम भी तो दुखी हो। ये अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। कोनाट ये देखकर चकित ही रह गया कि घोड़ा भी बात करता है। बाप रे, मैं पागल हो गया हूँ या ये घोड़ा सच में बोल रहा है? ये बात राजा को बतानी होगी, लेकिन वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच रहा था तभी राजकुमारी चली गई। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। राजकुमारी अपने बाल बना रही थी जो सोने के थे। कोनाट उसका बाल लेना चाहा। कोनाट, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं बनाऊं तुम्हारे बाल? नहीं, रुको, कहा ना कोनाट। लेकिन मुझे तुम्हारे कुछ बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। राजकुमारी चिल्लाई और उसने हवा को आदेश दिया, आ जाओ हवा। कोनाट की टोपी हवा में ले जाओ। दौड़ाओ इसे इधर से उधर।
जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनाट की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब राजकुमारी अपने बाल बना चुकी थी। फिर कोनाट को बहुत गुस्सा आया। वो सीधे राजा के पास चला गया। मेरे महाराज, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना, मुझे डर लगता है। वो तो एक मासूम लड़की है, तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? नहीं महाराज, मुझे लगता है कि वो एक डायन है, अब एक बुरी डायन। डायन? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मुझे सब बताओ। जी महाराज, मैंने उस दिन उस घोड़े को बात करते हुए सुना और कोनाट ने राजा को राजकुमारी और उसके घोड़े के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसने उसकी टोपी कैसे हवा में उड़ाई। अब घर जाओ कोनाट, बाकी सब मैं संभालता हूँ। दूसरे दिन जहाँ पे फिल्डा को रखा गया था वहाँ राजकुमारी के आने तक महाराज छुपकर बैठ गए। सुप्रभात प्यारे फलदा। सुप्रभात प्यारी राजकुमारी। अगर ये सब तुम्हारी माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। राजा ने उनकी सारी बातें सुनी और उसने ये भी देखा कि कोनाट कैसे उसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ती है। फिर किसी को भी दिखे बिना वो वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने राजकुमारी को बुला लिया। कुछ बात करनी है क्या महाराज? हाँ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मतलब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मुझ पे भरोसा करो। अब राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना मन राजा के पास हल्का किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी दासी आयशा सजा की हकदार है, उसे कैद खाने में होना चाहिए हमेशा के लिए। राजकुमार तुमसे शादी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? उसकी चिंता मत करो, उसे छोड़ देंगे। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फिर वो नवविवाहित जोड़ा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगा। समाप्त। बहुत समय पहले एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे की कामना करते थे। कई वर्षों के बाद उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला जो उन्होंने अब तक देखी सबसे सुंदर छोटी लड़की थी। पूरा राज्य खुश था और राजा ने खुद एक उत्सव के लिए सबको निमंत्रण दिया था। बच्ची के नामकरण समारोह में दोस्तों और परिवार, पुजारियों और जादूगरों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन राजा एक नाम भूल गया था, वो एक डायन, सबसे शक्तिशाली, सबसे दुष्ट। जब चुड़ैल ने उत्सव के बारे में सुना तो उसने वैसे ही समारोह में जाने का फैसला किया। स्वागत है, मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जी महामहिम, पर नन्ही परी कहाँ है? उसकी माँ उसे जल्द ही लाएगी। हालांकि ये तो स्पष्ट था कि राजा ने ये सब अनजाने में किया था कि उससे भूल हो गई थी। इस बात ने चुड़ैल को और भी चिढ़ा दिया और उसने बदला लेने का सोचा। जब नामकरण शुरू होना था और राजकुमारी पर सुगंधित पानी का छिड़काव करना था तो चुड़ैल ने चुपके से पानी में जादू का पाउडर डाल दिया। जैसे ही इसे बच्ची पर छिड़का गया, बच्ची ने अपना सारा वजन खो दिया। वो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होना बंद हो गई और फिर वो हंसने लगी और ठिठक गई। ये क्या है? डर के मारे नर्स ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन राजकुमारी नहीं गिरी, वो हवा में उड़ गई। मेरी बेटी, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि राजकुमारी को शाप दिया गया हो। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसे पकड़ लिया। लोगों ने इस अजीब शाप के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक बच्चा जिसका वजन कुछ भी नहीं था और जिसकी भावना खुशी थी, लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर था। एक दिन किसी ने राजकुमारी के कमरे की खिड़की खोली। तेज हवा कमरे में आ गई और राजकुमारी उड़ गई। महल में बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उन्हें बच्ची नहीं मिली। उस दिन शाम में शाही माली बगीचे से पत्ते उठा रहा था। तभी उसने पत्तों के ढेर के नीचे हंसी आने की आवाज सुनी। ये राजकुमारी थी, इसीलिए माली उसे फिर से महल में ले आया। उस दिन से राजा और रानी ने महसूस किया कि ये शाप कितना खतरनाक था। डर, सावधानी और सुरक्षा के कारण उन्होंने राजकुमारी को हर पल निगरानी में रखा।
लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई एक कैदी की तरह से लगने लगा। केवल एक ही स्थान था जहाँ वो जीवित और स्वतंत्र महसूस करती थी, और ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ उसे लगता था कि उसका कोई वजन है। झील दिखाई दी। राजकुमारी रोज उसमें तैरती थी, और जब वो तैरती थी तभी उसे लगता कि वो वजनी है। एक दिन राजा के विद्वान टिम टॉम और बार्थोलोमेव ने देखा, और वो कुछ सोचकर राजा के पास आए। उन्होंने राजकुमारी की वजन की कमी के समाधान की पेशकश की। जी बोलिए, मुझे समाधान तुरंत बताइए। ठीक है, आप देखते हैं महामहिम ये थोड़ा तकनीकी है। वो इतनी खुश मिजाज बच्ची है और हमारी परिकल्पना ये है कि ये उसकी खुशी है और इससे उसका वजन भी बढ़ेगा। अगर उसके चारों ओर बहता पानी और खुशी उसे कुछ समय के लिए ठीक कर देती है, तो शायद उसके अंदर बहने वाला पानी यानी आंसू उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हम दोनों सहमत हैं। हमें बस राजकुमारी को रुलाना चाहिए, इससे उसका ये हल्कापन ठीक हो सकता है। इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो राजकुमारी को रुलाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे इनाम मिलेगा। इतने सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी राजकुमारी का एक आंसू भी नहीं बहा सका। एक रात एक राजकुमार झील के पास से गुजरा और उसने देखा कि कोई पानी के बीच में डूब रहा है। वो जीवन बचाने के लिए झील में कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर निकालने की? मुझे लगा कि आप डूब रही हो। बहुत बुरा, मैं भारहीन हूँ। तो आप ही वो राजकुमारी हैं जिसमें वजन नहीं है। क्या आप कभी नीचे गिरी या डूबी हो? मैं गिर नहीं सकती, मुझे केवल हवा से उड़ाया जा सकता है और उड़ने के लिए बनाया गया है। फिर तो तुम मेरे साथ गिरने की कोशिश क्यों नहीं करती? ऐसा कहकर राजकुमार ने राजकुमारी को गोद में लेकर पानी में छलांग लगा दी, और ये वास्तव में राजकुमारी का अब तक का सबसे रोमांचक अनुभव था। तो कैसा लगा? सबसे अद्भुत, जिसे मैंने अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए राजकुमार और राजकुमारी हर रात झील पर मिलते थे और एक साथ तैरते थे। लेकिन जब चुड़ैल को राजकुमारी के झील के प्रति प्रेम के बारे में पता चला, तो उसने झील को सुखाने के लिए उस पर जादू कर दिया। धीरे धीरे पानी समाप्त होने लगा। धीरे धीरे झील सूखने लगी, और इसके साथ ही राजकुमार को भी ऐसा ही लगा। हमारी बेटी का क्या होगा? राजकुमारी का जीवन झील से बंधा हुआ है। यदि हम झील को पुनर्जीवित नहीं करते हैं, तो हम उसे भी पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे झील सूखती गई दिन ब दिन, जबकि कुछ गहरी जगह पर ही पानी रह गया था, तो राजकुमारी न बोल सकती थी और न ही वो नींद से जाग सकती थी। तभी एक गड्ढे में कुछ लड़कों को चट्टान के नीचे एक सुनहरी प्लेट मिली, जिसमें लिखा था, यदि झील को मनुष्यों की खातिर जीना है, तो उसे एक आदमी की जान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उस आदमी को स्वेच्छा से अपना जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे झील के सूखे तल पर बैठना चाहिए जब तक कि उसका पानी उसके सिर से ऊपर तक ना उठ जाए। और जब राजा ने ये सुना, तो उसने सभी को संदेश भेजा, हे महामहिम, मैं झील को अपना जीवन अर्पित करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आपको मंजूर है? वो क्या है? अगर मैं बच गया तो आपकी बेटी से शादी करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीवित रहेंगे और मैं सहमत हूं। तो राजकुमार झील के तल पर बैठ गया। फिर दरबार के कुछ लोग राजकुमारी को उसकी नाव में लेकर पहुंचे, और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। जल्दी ही पानी ने उसके घुटनों को ढक दिया, और फिर ये इतना ऊंचा हुआ कि राजकुमारी की नाव को थोड़ा डगमगाया। राजकुमारी ने शक्तियां वापस लेना शुरू की और वो जाग गई। उसने पानी को ऊपर उठते हुए देखा और वो बहुत खुश हुई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमार पानी में क्यों बैठा था, जबकि वो एक नाव में थी। राजकुमार, मेरी नाव तैर रही है, देखो पानी बढ़ रहा है, मेरी झील सूख नहीं रही है, हम फिर से तैरेंगे। मैं तुम्हारे साथ फिर से तैरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन अब से मैं नहीं कर सकता। आपका श्वास तभी वापस आएगा जब झील भर जाएगी, और ये तभी भरेगा जब तक मैं यहां तल पर हूं और तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दूं।
अपने जीवन में पहली बार राजकुमारी के दिल में कुछ झटका लगा और पानी जितना ऊंचा उठा उतनी ही तेजी से उसने अपने मन में दुख को पहचाना। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार मर जाए। अंत में उसका चेहरा पानी के नीचे डूब गया। राजकुमारी ने फैसला लिया। उसने पानी में डुबकी लगाई और राजकुमार को सतह पर खींच लिया। जब तक वो उसे किनारे लेकर आती तब तक उसकी सांसें जैसे थम चुकी थी। राजकुमारी घबरा गई और वो रोने लगी। वो इतनी जोर से रोई जितनी वो कभी भी नहीं रोई थी। उसकी आवाज झील के पानी में गूंज रही थी। राजा के वैद्य आए और वो राजकुमार के पास बैठ गए, लेकिन वो नहीं उठा। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए महल में लेटा दिया और राजकुमारी रात भर उसके पास बैठी रही। अगली सुबह राजकुमारी और राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। वो दोनों मुस्कुराए और खुश होकर राजकुमारी बिस्तर से उठी। उसने अपने पैरों पर जोर दिया ताकि वो हवा में उड़ने लगे, लेकिन इसके बजाय वो गिर गई। राजकुमारी, आप उड़ी नहीं, आप गिर गई। आपको अपना वजन वापस मिल गया। मेरे राजकुमार, मुझे प्यार हो गया है आपके साथ। महल में ऐसी खुशी थी। झील अपने किनारों तक भरी हुई थी। राजकुमार जीवित था और राजकुमारी को अपना भार मिल गया था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। आपने स्नो वाइट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ये कहानी कई साल पहले की है, जब दुष्ट सौतेली माँ ने स्नो वाइट को सुला दिया था। बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत जंगल में अपनी झोंपड़ी में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उनमें से एक स्नो वाइट थी और दूसरी रेड रोज। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर जंगल में जामुन इकट्ठा करते हुए घूमते थे और जानवरों के साथ खेलते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। एक शाम जब वो आराम से एक साथ बैठे थे, किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रोज रेड, जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई यात्री होगा जो आश्रय मांग रहा होगा। रोज रेड दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसने एक भालू को देखा जो दरवाजे के बीच से अपना सर घुमा रहा था। रोज रेड जोर से चिल्लाई और भालू बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे ठंड लग रही है और मैं अपने शरीर को गर्म करना चाहता हूँ। बेचारा भालू, आओ आग के पास लेट जाओ। स्नो वाइट और रोज रेड, चिंता ना करो, भालू कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो एक अच्छा और प्यारा जीव है। तो फिर उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उन्होंने एक तौलिया लिया और उसे तब तक रगड़ा जब तक वो सूख न जाए, और फिर वो आग के पास बैठ गया। सुबह होने पर भालू जंगल में लौट आया और उसके बाद भालू हर शाम को सही समय आता और आग के पास लेट जाता। अब वो उसके इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने दरवाजा बंद करना ही बंद कर दिया और भालू जब भी वहाँ पहुँचे उसे अंदर आने दिया जाता। जब बसंत आया और बाहर सब हरा था, भालू ने एक सुबह स्नो वाइट से कहा, अब मुझे चलना चाहिए और पूरे घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। प्यारे भालू, तुम कहाँ जाओगे? मुझे जंगल जाना चाहिए और अपने खजाने को दुष्ट बोनों से बचाना चाहिए। सर्दियों में जब धरती सख्त जमी होती है तो वो जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन अब जब सूरज ने जमीन को गर्म कर दिया है, वो जो चाहे चुरा सकते हैं। उनकी गुफाओं में जो भी गिरता है वो आसानी से दोबारा नहीं मिलता। और फिर भालू जंगल में गायब हो गया। इसके कुछ समय बाद माँ ने अपनी लड़कियों को सिलाई का सामान खरीदने के लिए कस्बे में भेज दिया। वो एक बड़े पेड़ के पास आए जो जमीन पर गिर गया था। उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर से नीचे कूद रहा है। जब वो पास पहुँचे तो उन्होंने एक लंबी दाढ़ी वाला बोना देखा। बोने का सिर पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसने अपनी जलती लाल आंखों से उन्हें देखा और चिल्लाया, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? आओ और मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो छोटे आदमी?
तुम छोटी मूर्ख लड़की, मैं आग के लिए पेड़ से लकड़ी तोड़ना चाहता था। मेरी दाढ़ी नीचे फंस गई थी और अब मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम मूर्ख लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही हो। उफ, क्या बदकिस्मती है। छोटी लड़कियों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दाढ़ी नहीं निकाल सकी। इसीलिए स्नो वाइट ने अपनी कैंची अपनी जेब से निकाली और उसकी दाढ़ी का सिरा काट दिया। और अब वो बोना अटका हुआ नहीं था। उसने अपना सोने से भरा बैग जल्दी से खींचा, जो उसने पेड़ की जड़ों में छुपा रखा था। मेरी शानदार दाढ़ी को काट दिया। इन मूर्ख लोगों को श्राप दो, उसने जोर से कहा। और फिर उसने अपने बैग को यूं घुमाया कंधे पर और गायब हो गया। इसके फौरन बाद स्नो वाइट और रोज रेड एक नदी के किनारे पर चल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जैसे एक बड़ा टिड्डा पानी की ओर बह रहा हो, जैसे कि वो कूदने जा रहा हो। वो दोनों नदी के किनारे पर दौड़ी और उन्होंने उसी बौने को देखा। अब कहाँ जा रहे हैं? निश्चित ही तुम पानी में कूदने वाले तो नहीं हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी दाढ़ी मछली के कांटे में फंस गई है और ये पागल मछली मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। लड़कियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था और उसकी दाढ़ी को मछली पकड़ने के जाल से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दाढ़ी और जाल बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। वो बस इतना कर सकते थे कि दाढ़ी काटने के लिए कैंची को फिर से निकाल लें। वो बोना उनका आभारी नहीं हुआ, बल्कि वो जोर से चिल्लाया, क्या आप उन्हें शिष्टाचार बुलाते हैं? मूर्ख लड़कियों, एक साथी के चेहरे को खराब करने के लिए ये काफी नहीं था कि आपने पहले मेरी दाढ़ी को छोटा कर दिया, लेकिन अब आपको इसका सबसे अच्छा हिस्सा काट देना चाहिए। और फिर वो अपने कीमती पत्थरों से भरा थैला लेकर चट्टानों के नीचे गुफा में चला गया। लड़कियां अपनी माँ की सिलाई का सामान लेने के लिए अपने रास्ते पर चली गईं। घर के रास्ते में जब वो फिर से नदी के किनारे से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि बौना अपने कीमती पत्थरों को एक खुली जगह पर फैला रहा है। शाम का सूरज चमचमाते पत्थरों पर पड़ रहा था। वो चमक रहे थे। उनकी चमक इतनी सुंदर थी कि बच्चे खड़े होकर उन्हें बस निहार रहे थे। तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तभी एक गड़गड़ाहट से सुनाई दी और एक काला भालू जंगल से बाहर निकल आया। बौना डर कर उछल पड़ा, लेकिन उसके पास अपने आप को बचाने का समय ही नहीं था, क्योंकि भयानक भालू पहले से ही उसके बहुत करीब था। और बोना डर कर रोने लगा। प्यारे भालू, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें सारा खजाना दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। वहाँ देखो 2 लड़कियाँ, मुझे यकीन है वो मुझसे बेहतर स्वादिष्ट होंगी। लेकिन भालू ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बोने को पंजे से मारा और फिर वो कभी चल नहीं पाया। स्नो वाइट, रेड रोज, डरो मत। और फिर उन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया और वो अपने भालू दोस्त की तरफ मुड़ गई। और फिर अचानक से भालू की खाल और पर गिरने लगे और उन्होंने एक सुंदर आदमी को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके कपड़े और गहने सब सुनहरी थे। मैं एक राजकुमार हूँ। उस छोटे से बोने ने मुझे श्राप दिया था, जिसने मेरा खजाना चुरा लिया है। मेरा भाग्य जंगली भालू के रूप में घूमना था, जब तक कि उनकी मृत्यु मुझे मुक्त नहीं कर देती। जब स्नो वाइट जवान हो गई तो उसने राजकुमार से शादी कर ली और रोज रेड से अपने भाई की शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई।